अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब आतिफ और आप देख रहे हैं ज़ैनब जोन। आज हमारे गेस्ट बहुत ही यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन बाबर हैं। आइए बहरोज़ बाबर से उनके जर्नी के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। कैसे हैं बहरोज़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहरोज़ आप बिजनेसमैन भी और डिजिटल जर्नलिस्ट भी हैं। पहले अपने बिजनेस के बारे में बताएं। आई हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर लाइक पास्ट 13 इयर्स नाउ। 2015 में मैंने 10 इयर्स 2015 में मैंने शुरू किया था बाय द नेम ऑफ द फर्नीचर मार्ट। ये बेसिकली एक लेगेसी है मेरे फादर की, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। ऑफिस फर्नीचर का और ऑफिस इंटीरियर का बिज़नेस है मेरा। और मैं जो मेरे बिज़नेस के अंदर अगर आप पूछें कि अगर मैंने जो चेंजेस लेके आया हूँ, एक रवायती बिज़नेस और एक रवायती फर्नीचर शॉप से हट के अब इसको हम लेके जा रहे हैं और इसको हम मुख्तलिफ आपको मॉडल्स दे रहे होंगे जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। जो एक पहले एक तरीका चलता था एक हमारे बड़ों का कि किस तरह बिज़नेस किया जाता है, उससे बड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि आगे अब सिंस 2020 कोविड के बाद से चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि दुनिया बहुत जल्दी जो है ना वो सोशल मीडिया और डिजिटलाइज हो गई है, बहुत जल्दी हो गई है। और वो उस वजह से जो है ना आपको अगर अपने बिजनेस के अंदर, मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी डिजिटलाइज नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। तो द फर्नीचर मार्ट को उसी तरह लेके चल रहे हैं। 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह अभी आगे बड़ा लंबा सफ़र है, इसको हम लेके आगे जाना है और कोशिश पूरी है कि इसके अंदर हम कामयाब हों। आप डिजिटल जर्नलिस्ट भी हैं, एक चैनल के साथ भी अटैच हैं, पॉडकास्ट करते हैं बहुत ज़बरदस्त। एंड टू टेल यू आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू ज़ैनब। ऑनेस्टली ये एक हादसाती तौर पे मुझे ये ऑफ़र आई और ये वो ऑफ़र थी कि जिसके अंदर वो एक कहावत है कि आई वॉज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो वो मौका मिला मुझे और मैंने उसको जाने नहीं दिया हाथ से। बिल्कुल शुरू के अंदर मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। आई एम डूइंग पॉडकास्ट फॉर सुनो डिजिटल और उसके अंदर सुनो पैसा पॉडकास्ट के नाम से मैं उसको होस्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम बिजनेसेस को और स्टार्टअप्स को और सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के उनको हम टारगेट कर रहे होते हैं और उनको हम मंजर यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं, उनकी स्टोरी बता रहे होते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल किस तरह बने। क्योंकि जो बंदा, हम अक्सर यही सुनते हैं कि अगर कोई बड़ी गाड़ी पे जा रहा है तो या तो लोग यही कहते हैं कि हराम का माल है या पीछे से बाप दादे का होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्टली जो स्क्रैच से बने हुए हैं। और मैंने कई ऐसी स्टोरीज की हैं जो लोग कई दफ़ा फेलियर का उन्होंने सामना किया, कई दफ़ा फेल हुए ज़िंदगी के अंदर और उसके बाद कोई एक ऐसा पॉइंट आया कि उन्होंने क्लिक किया और उसके बाद वो $1 बिलियन आइडिया था। और कई ऐसे बिजनेसेस हमारे सामने आते हैं तो उसको लेके चल रहा हूँ। पहली दफ़ा कैमरा फेस करना मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि आप फ़ैन हैं तो आई रियली एडमायर इट एंड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। आपके फेवरेट गेस्ट पॉडकास्ट में? मेरे पॉडकास्ट के अंदर जो फेवरेट गेस्ट थे अभी मैंने रिसेंटली किया, सारे गेस्ट मेरे फेवरेट थे। मतलब कि जिस बंदे के साथ भी मैंने किया, एक बड़ा ना मैं ना अपने गेस्ट के साथ ना बड़ा एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट रखता हूँ कि सीखने को भी बड़ा कुछ मिले। लेकिन जो अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया वो मैंने रफ़ी ग्रुप के CEO का, चेयरमैन का किया, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट का। मुझे बड़ा मज़ा आया, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। उनकी जो जर्नी थी वो मतलब कि ही वॉज अराउंड 75-80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो क्या एनर्जी थी उनके अंदर और किस तरह उन्होंने पैसा कमाया, किस तरह उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो वो एक बड़ी एक इम्प्रेसिव स्टोरी थी उनकी और मुझे उनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रगल और अभी इस वक्त जिस तरह वो स्पेशली रियल इस्टेट के सेक्टर के अंदर जिस तरह प्रॉपर्टी के जो हैं वो टाइकून है बिजनेस के, मलिक रियाज के बाद, क्योंकि मलिक रियाज भी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं तो वो उनके साथ एक बड़ा मज़ा आया मुझे पॉडकास्ट करने का, बड़ा कुछ सीखने को मिला उनसे। अच्छा, कौन से गेस्ट जिनका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल सका? मेरे विश लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर मैं अपनी नीश के अंदर रहते हुए अगर बात करूं तो मैं मियां मंशा का स्पेशली करना चाहूँगा, उनका पॉडकास्ट करना चाहूँगा। ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, मुश्किल होगा। मलिक रियाज का करना चाहूँगा और ऐसे बेशुमार बिजनेस टाइकून्स हैं जिनकी जो ना ये वो हीरोज़ हैं जो दे आर विदाउट एनी केप और जिनका ना इनको ना हम पाकिस्तान की असल में ना अगर इन लोगों को हम यूज़ करें ना पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, ज़ैनब ऑनेस्टली बताऊँ तो बड़ा फ़ायदा हो हमारे मुल्क को। जिनको हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, इनके ऊपर ना उल्टे हम केस बना के और इनको हम दबा देते हैं कि इनका नाम नहीं ऊपर आने देते। That's very unfortunate. हमारे मुल्क के लिए बड़ा
बड़ा मैंने ये इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट से भी क्वेश्चन किया कि हम मतलब कि जिन लोगों को हमें अपनी मुल्क की आगे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जिनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए था उनको हम कभी जेल में डाल देते हैं तो कभी जिला वतन कर देते हैं, तो ही वाज आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन ठीक है, दिस इज हाउ दिस इट इज, इट इज हाउ इट इज। तो बस इस कौम की बदकिस्मती है कि हम उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आपके कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मियां मंशा, मलिक रियाज ऐसे बड़े बेशुमार नाम हैं जिनका मैं पॉडकास्ट लाजमी करना चाहूँगा। बिजनेस और पॉडकास्ट को बैलेंस कैसे करते हैं? देखें, शौक के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है, और पॉडकास्ट मेरा शौक है, बिजनेस जो है वो समझ लें मजबूरी है, वो आपकी ज़रूरत है, वो करनी है, वो करनी करना, बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। और पॉडकास्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरा जो इदारा है वो भी बड़ा कॉर्पोरेटिव है, वो समझता है कि मैं बिज़नेस रन कर रहा हूँ और सारे मामलात हैं, और मेरा बिज़नेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने इस स्टेज पे ले आया हूँ कि मैं अगर हफ्ता 2 हफ्ते ना भी आऊँ तो वो ऑटोमेटेड वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ऑटो पायलट पे लगा हुआ है। तो ये है कि मेरा जो पॉडकास्ट होता है वो मोस्टली वंस और ट्वाइस इन अ वीक होता है, तो उसमें मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे अपना टाइम बैलेंस मैनेज करने के लिए ना मौका मिल जाता है कि मैं 2-3 घंटे 4 घंटे अगर पॉडकास्ट को भी दूँ तो वो मेरा टाइम निकल आता है उसमें। इसके अलावा दिन में क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं बिज़नेस करता हूँ, उसके अलावा अगर बच्चों के साथ खेलता हूँ अपने, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसके अलावा मुझे बाइक राइडिंग का शौक़ है। ये अगर आपको कैमरे में शायद नज़र आ रहा हो, ये मेरी एक छोटी सी हेवी बाइक है, सी का एक बड़ा भाई मेरे घर खड़ा हुआ। मुझे बाइक्स का शौक़ है और फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है मुझे। फोटोग्राफी मेरे फ़ोन भरा पड़ा है। पिछले दिनों मैं बल्कि फ़ोटोग्राफर के पास गया अपनी कुछ पिक्चर्स उतरवाने, तो उसको फिर मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी दिखाई, तो वो कह रहा था कि यार इसको आप प्रिंट करवाएं, आप मुझे दे दें। तो मेरा प्लान है कि ये मेरे ऑफिस के अंदर एक वॉल है, इसको मैंने अपनी पिक्चर्स के साथ जो है इसको मैंने भरना है। इसकी आपने कोई तालीम भी ली या वैसे शौक से सीखा? ज़ैनब, ऑनेस्टली मेरा जो एजुकेशनल करियर था ना वो बड़ा ऊपर नीचे था। मैं एक बड़ा गंदा और नालायक स्टूडेंट था अगर अपने घर में देखा जाए तो। मेरे जिस घर के अंदर डॉक्टर्स हों तो उसके अंदर जो है ना वो इंजीनियर या मीडिया स्पेशलिस्ट जो है ना वो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी इट वाज इन फ्रेंच, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। यहाँ से पाकिस्तान के स्कूल से मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि हमें डराया ये गया था कि यहाँ पे टीचर मारते बहुत हैं। तो मुझे अभी भी याद है मेरा स्कूल का पहला दिन कि मैं रो पड़ा था कि मैंने स्कूल नहीं जाना। और उससे पहले भी जब पाकिस्तान होते थे तो बड़ी मुश्किल से मेरे वालिद साहब बताते हैं कि मैं स्कूल पहुँचा कर रहा था, वो गाड़ी के एक दरवाजे से बिठाते थे, दूसरे से मैं बाहर निकल जाता था। खैर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया फ्रॉम DPS डिवीजनल पब्लिक स्कूल टाउनशिप, और उसके बाद मैंने इंटर किया फ्रॉम पंजाब कॉलेज, और उसके बाद पंजाब कॉलेज से फिर एकदम मैंने एडमिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स अपना किया मीडिया में, क्योंकि मीडिया का मुझे शौक था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी मजबूरी थी कि घर से प्रेशर था कि इंजीनियर ही बनना। वो क्योंकि तब 2 ही फील्ड्स होती थी, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। और उसके बाद फिर मैंने फिर जब मुझे समझ आई कि ठीक है अब ज़िंदगी में अगर आपने बिज़नेस ही करना है तो फिर अपने शौक़ को भी आप परस्यू करें, तो मैंने मास्टर्स और फिर उसके बाद मैंने अपना MPhil जो है वो मीडिया स्टडीज़ में किया। और वो उसका मुझे फिर सही मजा है अपने स्किल्स को जो है ना वो बाहर निकालने का, इनहैंस हुआ बहुत। माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट। ज़ैनब, मैं अगर आपको बताऊँ ना, लोग अगर कहें ना हम एजुकेशन पाकिस्तान में ना एजुकेशन ना उस तरह वर्थ नहीं रखती। आप जितना मर्जी आप डिग्रीज ले लें, जो मर्जी कर लें, वो एक सिर्फ वॉल के ऊपर ना एक वो फोटो फ्रेम के अंदर सिर्फ वो रह जाती हैं। जो स्किल्स आपके अंदर है ना, मैं अक्सर मेरे से अगर कई लोग पूछते हैं ना, मेरे पास आते हैं, मेरे कई दोस्त अहबाब हैं जिनके अब वो आके अगर पूछे ना कि हमें अपने बच्चे ने, मेरे बेटे ने अगर मैट्रिक कर लिया है या उसने इंटर कर लिया, मैं से आगे क्या करूँ, मैं उसको यही कहता हूँ कि अपना नहीं तो अपना उसका जो दिल करता है उसको वो करवाना। अगर उसका मतलब मीडिया का दिल है उसको मीडिया करवाएं, अगर उसका डॉक्टर बनने का वाकई दिल है तो उसको डॉक्टर बनवाएं। लेकिन उसके ऊपर ये थोपना नहीं है कि तुमने यही बनना है, क्योंकि उसमें ना आके आपका बच्चा ना वो एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है। वो आपकी सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना वो अपने उसके जो स्किल्स है ना वो मर जाते हैं। एक तरफ मामा को देखता है, एक तरफ पापा को देखता है। हाँ, मतलब बच्चा पैदा होता है और पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और ये ना बड़ा अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस थोड़ी सी अब आके थोड़ी सी ये कम हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप जिस तरह आप यू लिव इन कनाडा, तो वहाँ पे वो फोर्स नहीं करते पेरेंट्स के आपको किस तरह। अगर आप उधर के लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल को कंपेयर करें तो वो लोग शायद कामयाब भी इस वजह से हैं कि वो 18 साल की उम्र में अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो वो उनको निकाल देते हैं कि आप जो है अपना कमाओ, अपना खाओ, जो मर्जी करो। कॉलेज तक उन्होंने देखें
ऊपर से ना बाहर जो लोग बाहर भागते हैं एजुकेशन के लिए भागते हैं, क्यों? आपको एक सर्टेन एज तक, आपको एक सर्टेन लेवल तक आपको एजुकेशन फ्री है, उसके बाद आपने कमाना है और एजुकेशन हासिल करनी। तो उसी दौड़ के अंदर अब जिस बंदे ने वाकई पढ़ना है ना, या फर्ज करें वहाँ पे किसी ने डॉक्टर बनना है, तो वो उतनी मेहनत करेगा और वो उतना ही लोन उठाएगा और वो अपनी एजुकेशन हासिल कर लेगा और वो सारे मामला उसके चल देंगे। और यहाँ पे ना सारा कुछ हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर ना ट्रेंड डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर ना लोगों के पास पैसा है, लोग कहते हैं बस पैसा फेंको और इसको डिग्री ले दो किसी तरीके से, और वो मुझे नहीं समझ आती। वो बता भी सकें पेरेंट्स सबको हमारे बच्चे ने ये किया, यही मसला है ना। अब कंपैरिजन ना ये बच्चे की ना मेंटल हेल्थ पे बड़ा मसला बनता है। इतने बिजनेसमैन जो हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनको कैसा लगता है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है? हर बंदा ना डिसहार्टेड। अच्छा, असल में ना मसला हम लोगों का ये है कि हम लोगों को ना रोने की आदत पड़ गई है। बिजनेसेस का कोई इतना कोई खास मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग नई गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, लोग नए घर भी ले रहे हैं, ठीक है, लोग नए से नए कपड़े भी पहन रहे हैं, सही है। जो बंदा पिस रहा है ना, वो जो जॉब कर रहा है ना, वो पिस रहा है। सही बात मुझे है। जो दुख स्पेशली होता है ना, वो उन लोगों के लिए होता है। अब मुझसे कोई आगे मशवरा लेता है ना कि यार मैंने डिग्री कर ली है, अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, तो मैं उसे बताता हूँ कि ये तो नहीं, डिग्री की है ना, इसने कहीं काम नहीं आना पूरी जिंदगी में, ठीक है। शायद वो आपका थोड़ा बहुत कोई बोलने का कोई तरीका अच्छा कर दिया हो, या आपको कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दे दे, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ के आए वो सब फजूल है, वो मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट बहुत आगे निकल गई है, ठीक है। मार्केट AI पे चली गई हुई है, मार्केट डिफरेंट चीज़ों पे चली गई है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन के पॉलिटिकल हालात जो हैं, जिस तरह भी आपने पूछा कि बिजनेसमैन जो हैं जिनके मैं पॉडकास्ट करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ना हर बंदे की ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है और उसका एक लगाव है, तो वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अगर बात की जाए कि हम ख़त्म हो गए हैं या बिजनेसेस ख़त्म हो गए, ठीक है, एक इफेक्ट आया, पूरी दुनिया के अंदर आया, इन्फ्लेशन है, और स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन आया, पाकिस्तान के अंदर मेरे हिसाब से अभी तक वो उस तरह वो इन्फ्लेशन हिट नहीं किया जिस तरह कनाडा या US या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हिट किया। और कई मुल्क तो ऐसे जो डिफॉल्ट होने के उस पे आ गए थे, जिस तरह US आ गया था। ट्रम्प जो अभी जो मामला कर रहा है, वो अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के फिर भी हालात कदरे बेहतर है। मेरा ये पॉजिटिव पॉइंट है, और मेरा मानना ये है, जो लोग ये खबर फैलाते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए हम और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर रह के अगर आपने कंट्रीब्यूट करना है, मुझे ना जो दुख हुआ है ना ज़ैनब, ये पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर ना ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान से बहुत बाहर चला गया। अच्छा, अब वो पढ़ा लिखा बच्चा जो पाकिस्तान से बाहर गया, वो पाकिस्तान में वापस कभी नहीं आने। डिसपॉइंट इतना था, उससे जाना पड़ा। अब मतलब कि आप जितना पढ़ा लिखा बच्चा ना, या तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US या UK के अंदर जाके वो सेटल हो गया, यूरोप में चले गए, ठीक है। अब उसका पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा आगे आने वाले टाइम में कि आपके पास जॉब्स होंगी, लेकिन आपके पास उस जॉब के काबिल बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे दूसरे मुल्कों में चले गए। और वहाँ का प्रोसेस है स्क्रीनिंग करके जो टॉप पे बच्चे होते हैं उनको लेके जाते हैं, वो हर मुल्क उठा के ले गया। अब वो जो उठा के ले गया वो ठीक है, उन मुल्क के लिए तो ठीक है। अब पाकिस्तान की ग्रोथ, उसको पॉजिटिवली किसा देखा जाए कि पाकिस्तान के हालात ठीक है, बेहतर हों, सही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना बिजनेस चल रहा था, इंडस्ट्री थी काफ़ी हद तक बंद हो गई। किस वजह से बंद हो गई कि रियल एस्टेट ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग बाहर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान वापस आ सकते तो वापस आएँ, और यहाँ पे आके रोज़गार और अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेसेस क्रिएट करें कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो यहाँ इसी मुल्क के अंदर रह के जो काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए फ़ायदा हो। ज़्यादा जॉब्स पे निकलेंगी, बेनिफिट हो गए हमारे अपने लोग। बिल्कुल ऐसी है, जॉब्स निकलेंगी। देखें, मैं अगर एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे बिजनेस की वजह से कोई 20 घर चलते हो, ठीक है। पता नहीं किस किस की दुआ लगती होगी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मामला चल रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप नेक नियती से बिजनेस करें, साफ शफाफ तरीके से बिजनेस करें, होता है यहाँ पे। अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या चेंज करेंगे सबसे पहले? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर बना दिया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि हमें समझनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, कि ये, क्योंकि अगर आप हमारे अगर पास्ट में देखें, अगर ये जो सीट है ये प्राइम मिनिस्टर की, कि ये एक बड़ी नोबल सीट है, और इसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और आई एम श्योर कि हमारे जो वज़ीर आज़म अभी तक रहे हैं उसी तरह इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। और
अगर एक दिन के लिए मुझे बना दिया जाए तो एक दिन में टाइम बहुत कम है क्योंकि बड़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। चलिए एक वीक दे देते हैं। अगर एक वीक दे देते हैं तो असल में ना पाकिस्तान के ना 2-3 मसले हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मौका मिलेगा तो मैं एजुकेशन रिफॉर्म लेके आऊँगा कि जो एजुकेशन का निज़ाम अभी चल रहा है वो उसको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ का जो है ना मामला, और स्पेशली मेरा ये मानना है और मेरी ये सोच है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह जिस तरह वो अपने छोटे छोटे शहर भी आबाद करते हैं ना, हमें एक शहर के ऊपर से लोड हटा के ना दूसरे शहरों पे डालने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर जैसा शहर नहीं है, और जो छोटे छोटे शहरों से लोग आके लाहौर देखते हैं ना एक दफ़ा तो वो यहाँ पे ही होके रह जाते हैं। लाहौर से हटा के ना दूसरे शहरों को बात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। स्पेशली पंजाब के अंदर जिस तरह लोड सारा लाहौर के हॉस्पिटल्स पे है, लाहौर के स्कूल्स पे है, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा आपको छोटे शहरों के लिए। और मैं अगर एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ तो शायद मैं यही काम 2-3 काम, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस यहाँ पे उनके हॉस्टल्स यहाँ पे सब फुल हैं। जी हाँ जी, लाहौर में सब यहाँ पे आपको मिलते हैं, और पूरे पंजाब का स्पेशली पूरे पाकिस्तान का लोड जो है ना वो लाहौर के ऊपर है। तो लाहौर के ऊपर से ज़हन हटा के ध्यान हटा के दूसरे शहरों को बात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जी, अपने व्यूअर्स के लिए कोई गोल्डन वर्ड्स? अपने व्यूअर्स के लिए गोल्डन वर्ड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू मेरे बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मैं सबको शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन गोल्डन वर्ड्स यही हैं कि यार मेहनत करो और स्पेशली पाकिस्तान के लिए करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हमारे साथ है मेरे और आपके फेवरेट बहरोज़ बाबर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।